गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हम लोगों ने अर्थ के बारे में कुछ बातें की और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ प्रीलिम्स में मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के मूवमेंट के लिए जो फंडामेंटल फोर्स की बात करी थी वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स से ही अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, सन के चारों ओर ये रिवॉल्व करती है और जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो फोर्स जनरेट होते हैं, एक सेंट्रीपिटल और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ब्राइटनेस के लिए बच्चे बोल रहे हैं कि ब्राइटनेस कम है, जरा देखिए यहाँ तो अच्छी खासी है। द टू अपोजिट फोर्सेस व्हिच कीप्स द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये दो फोर्स हैं जो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घुमाते रहते हैं। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी अर्थ की अपनी विशेषताओं की। ये सभी हम लोगों को फिंगर टिप पर हमेशा रहनी चाहिए। ये 6 से लेकर 8 क्लास तक की बातें हैं। अर्थ को एस्ट्रोनॉमर्स नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ये एक सोलर सिस्टम का पार्ट है और सोलर सिस्टम में और भी कई प्लैनेट्स हैं जिन्हें हम लोगों ने इन 8 प्लैनेट्स को चार करके दो ग्रुप में बांटा था, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स। अब इन सभी को हम लोग बात करते हैं, एक एक फीचर यहाँ पर काफी एक्सप्लेन होगी और उससे रिलेटेड बातें हम लोग करेंगे। तो हम लोग कल बात कर रहे थे कि सन एक यूथ स्टार है, एक युवा तारा है जिसकी ओरिजिन आज से लगभग 5.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई। एक फ्लो चार्ट में हम लोगों ने लिख रखा था। तो ब्राइटनेस के लिए देखिए, बच्चे बार बार बोल रहे हैं। हाँ, अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन। मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ये कुछ अच्छे फैक्ट्स हैं, प्री में पूछे जाते हैं क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी इन सब पर हम लोग बात करेंगे। पूरे अर्थ में 3 लेयर्स होती है, बड़ी लेयर्स। कौन कौन? एक होता है ये सबसे ऊपरी पपड़ी अर्थ की, तो सबसे पतली है, सॉलिड लेयर है, ये क्रस्ट है। और सबसे अंदर जो होता है अर्थ का सबसे डेंसर पार्ट से हम कोर कहते हैं, ये कोर है अर्थ का। और इन सब के बीच में यानी मध्य में हम लोग कहेंगे ये मेंटल है। जब हम पूरे अर्थ की बात करें, एंटायर अर्थ को इंक्लूड कर लें सबको, पूरी अर्थ, ये यहां से लेकर के सेंटर तक सभी। तो जब एंटायर अर्थ की बात करते हैं तो एंटायर अर्थ में तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? आयरन। कि कोर भी अर्थ का ही हिस्सा है। लेकिन जब हम केवल क्रस्ट पर आ जाएं, केवल पृथ्वी की पतली पपड़ी की बात करें, तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ये आप लोग लिख लेंगे, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इनटू क्रस्ट। क्रस्ट मींस आउटर सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ। तो इनटू क्रस्ट के लिए यहां क्या टिक करेंगे? अब ऑक्सीजन होगा। अब अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाएं तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, तो जो पृथ्वी के वायुमंडल में एलिमेंट है सबसे ज्यादा, अर्थ क्रस्ट, सॉरी अर्थ एटमॉस्फेयर। क्रस्ट में ऑक्सीजन हो गया, एटमॉस्फेयर में कौन होगा? यह है नाइट्रोजन। अब अगर हम एटमॉस्फेयर से भी बाहर निकल जाएं तो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट? ये हमारे अलग अलग क्वेश्चंस हैं। इन एंटायर यूनिवर्स, पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में, एंटायर यूनिवर्स क्या होगा? दिस इज द हाइड्रोजन। स्पष्ट हुआ? ये है। तो ये चीजें अब हम लोगों को कंफ्यूज नहीं करेगी। उसके बाद हीलियम आता है, बिल्कुल करेक्ट बताया शांत कुमार ने, क्योंकि हम लोगों ने कल ये डेटा देखा था। और देखना ये वाला, ये पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है। और ये यानी पूरे यूनिवर्स, क्या लिख देंगे? एंटायर यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड की बात है ये। इसमें हमारा सोलर सिस्टम वगैरह सब शामिल है। छोटा सा है सन, अगर दूसरे स्टार्स की अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो। और ये हमारा एंटायर अर्थ है, ना कि अर्थ की किसी लेयर का है। इस संपूर्ण पृथ्वी की बात है। स्पष्ट हो गया? यस, ये अनुमान है। कैसे बताया? सोनू कुमार ने एक बहुत अच्छी बात सोची कि कैसे जाना कि किसमें क्या होगा। तो हम लोग यहां धरती पर बैठे हुए यूनिवर्स से रेडिएशन ऑब्टेन करते हैं और रेडिएशन की हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। और फ्रीक्वेंसी का कैमरे पर एक स्पेक्ट्रम आता है, बहुत पुराना स्टाइल, जो लोग साइंस वगैरह पढ़े होंगे उन्होंने बॉर्नहोफर लाइन सुनी होगी। और बॉर्नहोफर लाइन से हम लोग अगर उसका रूट मीन स्क्वायर निकाल लें तो जो रूट मीन स्क्वायर होता है वो किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। कितना बढ़िया कंसेप्ट आया।
और किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर की पहचान होता है। दोनों को बात समझ में आया? इंसान हर जगह जा नहीं सकता, लेकिन इंसान के पास एक बहुत अच्छी क्षमता है एनालिसिस और रिलेट करने की। तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट अपने केमिस्ट्री के टेबल में दर्ज कर लिए हैं जो धरती पर हैं भी नहीं, लेकिन उनके हम लोगों ने स्पेक्ट्रम प्राप्त किए, बॉर्नहोफर लाइंस देखी और बॉर्नहोफर लाइन से एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किया। अब जिन लोगों ने साइंस को थोड़ा सा रिकॉल किया होगा उन्हें याद आ जाएगा। हमने क्या आपसे कहा था कि फिजिकल ज्योग्राफी हमारी नेचुरल साइंस पर डिपेंड है। तो जितनी हमारी नेचुरल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग आगे बढ़ेगी, ज्योग्राफी की प्रोग्रेस बहुत होगी। ज्योग्राफी बहुत होशियार सब्जेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया? तो सोनू, आपने साइंस की क्लास तक पढ़ी है, बताइए, हम उस लेवल से बताते हैं आपको। बेधड़क बताइए। हमारे क्लास में प्रीलिम्स में लिस्ट बनाने के लिए ये कंटेंट आपके पास पहुंच जाता है आसानी से। हम लोग यहाँ आते हैं वास्तव में फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। बेधड़क बताइए, इस क्लास तक सोनू आपने साइंस पढ़ी हुई है? जवाब दीजिए। 12 तक, वेरी गुड। तो फिर आपको एटॉमिक नंबर पता होगा कि किसी भी एलिमेंट की पहचान एटॉमिक नंबर होता है। केमिस्ट्री बुक में ये लॉ मेंशन्ड है। गुड। अब अगर एटॉमिक नंबर कैसे हम जान ले, तो जो अर्थ पर है हमारे एलिमेंट, उनको जानने के अपने तरीके। लेकिन यूनिवर्स में कौन सा एलिमेंट है? तो यूनिवर्स से रेडिएशन यानी विकिरण वेव्स आती है। उनको कैच करने के लिए वैज्ञानिकों के पास, साइंटिस्ट के पास सुटेबल डिवाइसेस होते हैं और उससे उस रेडिएशन को वो मेजर करते हैं। उनमें से कुछ लाइनों को एक साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था। उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर हम बॉर्नहोफर लाइंस कहते हैं। और बॉर्नहोफर लाइंस के आधार पर एटॉमिक नंबर कैलकुलेट हो जाते हैं, क्योंकि बॉर्नहोफर लाइन से फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मिल जाती है और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का रूट मीन स्क्वायर अगर हम लेंगे तो वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों ने 10 तक पढ़ी होगी वो इतना समझ लें कि बहुत सारे रेडिएशन आते हैं जो हमारी आंख से भी नहीं दिखते, लेकिन साइंटिस्ट के पास ऐसी डिवाइसेस होती है कि उन रेडिएशन को कैच कर लेते हैं, उनकी फोटो ले लेते हैं। आप स्पष्ट हुआ? और उससे वो जान जाते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट वहां है जहां से ये रेडिएशन आ रहा है। तो इस तरीके से केमिस्ट्री में हमने बहुत सारे एलिमेंट की लिस्ट तैयार कर ली। बाकी आपको साइंस वाले सर और मदद कर देंगे, आई होप वो और बढ़िया आपको बताएंगे। हमारा एरिया ज्योग्राफी है, ठीक, ओके। तो हम लोगों ने इस लिस्ट से बहुत सारी बातें की। छोटी सी एक लिस्ट है, लेकिन इसने प्रीलिम्स के हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस खोल दिए। क्लियर हुआ? तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट से। तो ये तो बहुत सारी बातें हो गई। तो हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी की बात की थी कि कैसे ये दुनिया भर का पदार्थ फैला है। और दुनिया भर के पदार्थ में इसे हमने प्राइमोर्डियल मैटर कहा, और प्राइमोर्डियल मैटर इस बिग बैंग विस्फोट के बाद आया। प्राइमोर्डियल मैटर आप लोग हमें बता देंगे, कल हमने किस एलिमेंट को प्राइमोर्डियल मैटर बताया था? बताइए। यहाँ साइंस लग रही है थोड़ी बहुत, बड़ा इंटरेस्ट आएगा समझने में। हाइड्रोजन, याद आ गया? और अगर हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई आपस में मिलेंगे तो हीलियम बनता है, और अगर हीलियम के न्यूक्लियाई आपस में मिलेंगे तो और बड़े एलिमेंट बनते हैं। इस तरीके से एक के ऊपर एक न्यूक्लियस ऐड होते चले जाएंगे और एक सिंपल एलिमेंट से एक बड़ा एलिमेंट बन जाता है। अब क्लियर हुआ? तो ये सारी बातें हम लोगों ने कल की थी। अब इसमें केवल प्राइमोर्डियल मैटर है। जरा आप उसका नाम बताइए, क्या है? वो नेबुला है। इतनी बात याद आई? नेबुला अगर बड़ा है आकार में, लार्ज नेबुला है जिसका मास सूर्य के मास के बराबर या उससे ज्यादा है, तो वो नेबुला किसमें चेंज हो जाएगा? सूर्य जैसे तारों में, स्टार्स में, स्टार्स लाइक सन में। और जिसका मास कम होगा, अगर स्मॉल नेबुला है, तो वो किसमें बदलेगा? वो छोटे तारों में। छोटे को हम लोग ड्वार्फ बोना कहते हैं, वो ड्वार्फ स्टार्स में बदलेगा। अब समझ में आ रहा है? ठीक। नेबुला मतलब हिंदी में कितना बेहतर नाम है? निहारिका। आप में से किसी का होगा भी। मतलब जिसे देखा जा सके। देखा कब जाएगा? जब वो थोड़ा घना हो, इनविजिबल ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो। तो प्राइमोर्डियल मैटर वस्तुतः कैसा था? एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा था। जब वो ग्रेविटेशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण जब घना हुआ, तो घना जैसे आप लोग देखते हैं अभी एयर में जहां बैठे हैं, यहाँ खूब वाटर वेपर है वायु में, लेकिन दिख रही है? नहीं दिख रही है। वाटर वेपर कब विजिबल हो जाती है? जब वो थोड़ा कंडेंस हो जाए। तो अगर यही वाटर वेपर अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊपर उठ जाए और कंडेंस हो जाए तो बादल बनते हैं। बादल बनते क्या बनते हैं? क्लाउड्स। तो नेबुला क्या है? अब आप बताएंगे कि कोई भी नेबुला हो, बड़ी हो या छोटी हो, आइदर द नेबुला स्मॉल और लार्ज, जब वो प्राइमोर्डियल मैटर कंडेंस हो जाएगा, कोई भी नेबुला, तो वो प्राइमोर्डियल मैटर के क्लाउड्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? क्लाउड्स। तो नेबुला क्या है? क्लाउड्स ऑफ प्राइमोर्डियल मैटर। इसलिए कहीं कहीं बुक में लिखा होगा कि आद्य पदार्थ के प्राइमोर्डियल मैटर के बादल ही क्या है? नेबुला है। These clouds may be either large, then we can expect the formation of stars. If these clouds are the small, then we can expect the formation of dwarf star. If the clouds are further small, और छोटे हो जाएं, कितना? जिनका मास 0.2 of ms, s means mass of sun, अगर इससे भी छोटा हो जाए, यानी 0.2 कहने का मतलब सूर्य का जो जितना मास है उसके 1/5 का भी आधा हो, उससे भी कम हो जाए। तो अगर 1/5 ऑफ मास से भी कम हो जाएगा, अब ये स्टार नहीं बन सकते। इतना बढ़िया क्वेश्चन है। इसीलिए कहते हैं आप लोग जितना इंटरेस्ट शो करेंगे उतनी ही खजाने में से और बातें निकल कर आ जाती हैं। लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना होता है व्हाट इज द नीड ऑफ द बीपीएससी। बीपीएससी की हमारी जरूरत कितनी है जानने को तो ज्ञान बहुत है, हम खूब जिंदगी भर जान सकते। तो नो स्टार इज फॉर्म्ड।
कितना बढ़िया फैक्ट आप लोगों ने नोट किया। क्या बताया कि कोई स्टार बनने के लिए कम से कम किसी भी नेबुला का कितना मास होना चाहिए, बताइए 0.2 ऑफ द ms, s मतलब मास ऑफ द सन। तो सूर्य के मास का लगभग 1/5 हो, और अगर उससे भी कम हो गया तब कोई स्टार नहीं बनता। तो पूरे यूनिवर्स में किन की संख्या ज्यादा थी और आज भी है, बताइए। जो नेबुला थे और नेबुला ही रह गए। तो स्टिल द 90% mass of the universe is still existing in the form of the nebula because nebula has not changed into the any type of star. This is the 90% mass of the universe. क्या समझ में आया? यूनिवर्स का 90% द्रव्यमान अभी भी तारे में नहीं बदला है। अब हम लोग अपनी पुरानी लिस्ट पर आ जाएं। ये क्या लिख सकते हैं कि 90% मास अभी भी किस रूप में है? स्टिल द 90% मास इज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन मींस प्राइमोर्डियल मैटर। तो ये जो गोला है जो बड़ा सरल है, बहुत कुछ कहता है। अगर हम लोग एनालिसिस करने पर आए तो इसकी एक एनालिसिस क्या निकली? स्टिल 90% मास ऑफ यूनिवर्स is in the form of nebulae। अभी भी यूनिवर्स का 90% मास किस रूप में है? नेबुली। इसका अर्थ क्या हुआ कि अभी भी इस विशाल यूनिवर्स में सूर्य जैसे लाखों तारे बन रहे होंगे। स्टिल द मिलियंस ऑफ द स्टार्स लाइक द सन वुड बी अंडर द प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन। ये बातें हमारी एनसीईआरटी में लिखी होती। तो अभी भी लाखों तारे किस प्रक्रिया में होंगे? वो तारे जो सूर्य जैसे हो सकते हैं निकट भविष्य में। वो क्लियर हुआ? तो यहां पर हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इन दो चार्ट से सीखी। लेकिन हमारा जो सोलर सिस्टम है वो रिलेटिवली कैसा है? ज्यादा घना है, क्योंकि सोलर सिस्टम में 4 प्लेनेट ऐसे हैं, कल वाला लेक्चर याद आया होगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जिनके पास मास खूब ज्यादा है। उनमें भारी एलिमेंट भी विद्यमान है। समझ में आया? हैवी एलिमेंट भी विद्यमान है, जिन्हें हमने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या इंटीरियर प्लैनेट्स कहा था। और जो 4 बाहर वाले हैं, जुपिटर से लेकर नेपच्यून तक, जिन्हें हम बाहरी ग्रह या एक्सटीरियर प्लैनेट्स कहते हैं, वो हल्के मास से बने हुए। राइट? जैसे बहुत हल्के मास से कौन बना हुआ है? सैटर्न। सैटर्न हाइड्रोजन का बना है। अगर सैटर्न को किसी झील तालाब में डुबोया जाए, सपोज दैट, तो वो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा, क्योंकि वो गैसियस एलिमेंट हाइड्रोजन से बना है। क्लियर हुआ? ये है। तो इस तरीके की बहुत सारी सिंपल और इंटरेस्टिंग बातें यूनिवर्स के बारे में हैं, और फिर भी ये कहा जाएगा कि यूनिवर्स के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। स्टिल वी नो वेरी लिटिल अबाउट द यूनिवर्स, एज द यूनिवर्स इज एज लार्ज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द मैन। मानव की क्षमता से बहुत ज्यादा विशाल और व्यापक है। तो इस लिस्ट से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स से रिलेटेड जितनी जरूरी चीजें थी वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर ली। अब बात आती है कि अर्थ मोशन से ही क्या हुआ होगा? जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमेगी, ये रोटेट कर रही है अर्थ, तो रोटेट करने से लाइटर एलिमेंट बाहर आ गया, उससे जो ज्यादा डेंसर था, या ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा डेंसर एलिमेंट अर्थ के बीचों बीच आ गए। इससे अर्थ के कोर का निर्माण हुआ। कौन सा फोर्स इनको अंदर ले गया होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये यहां क्या बन गया? अर्थ का सबसे सघन हिस्सा कोर, और ये बन गया मेंटल, और ये बन गया सबसे ऊपरी पपड़ी यानी क्रस्ट। सिंपल सी अगर बात करें तो हम लोग कहेंगे कि यहां पर क्या है? तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ अगर हम बात करें तो कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र की ओर जो फोर्स काम कर रहे हैं वो फोर्स कौन से हो गए? पहला तो हम लोग जानते हैं अर्थ में मास है, तो वो हर चीज को कहां खींचेगा? नीचे की ओर। इसे हम कहते हैं ग्रेविटी फोर्स। दूसरा हो गया अर्थ इज रोटेटिंग एट इट्स एक्सिस, पृथ्वी अपने धुरी पर घूम रही है, तो दिस इज द सेंटर की ओर कार्य करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दो बल ने किधर कार्य किया? तो इन दो बलों ने जो कार्य किया है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र की ओर। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ दैट दीस टू फोर्सेस आर एक्टिव। अब आप कहेंगे सेंटर से बाहर की ओर कौन काम कर रहा है? तो सेंटर से बाहर की ओर कार्य कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, फोर्स एक्टिव आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर। ये अपोजिट डायरेक्शन में है ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सेंटर से जो बाहर की ओर कार्य कर रहा है, हम सभी लोग जानते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये अपकेंद्रीय बल है। तो अकेला बल इकलौता जो बाहर की ओर कार्य कर रहा है कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल। और दो बल किधर कार्य कर रहे हैं? सेंटर की ओर। तो रिजल्ट किसके पक्ष में होगा?
ज्यादा से ज्यादा मास सेंटर की ओर होगा, दैट्स व्हाई कोर इज द डेंसेस्ट लेयर। तो वी हैव द 3 इंटीरियर लेयर्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की 3 आंतरिक परतें हैं, 3 इंटीरियर लेयर्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी की 3 आंतरिक परतें हैं, वो कौन कौन सी हैं? क्रस्ट, मैंटल, कोर, इसे भूपर्पटी, इसे प्रावार और इसे क्रोड कहते हैं। भूपर्पटी, प्रावार और क्रोड हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा होगा। तो क्रस्ट क्या है? सबसे बाहर वाली है आउटर लेयर। तो मेंटल क्या है? ये बीच वाली है इंटरमीडिएट लेयर, मध्यवर्ती परत, मध्यवर्ती परत, इंटरमीडिएट लेयर। और कोर क्या है? ये सबसे, तो इसे हम सेंट्रल पार्ट कहेंगे क्योंकि ये अर्थ सेंटर के चारों ओर है। अब हम आपसे कहते हैं कि इसकी डेंसिटी अगर D1 है तो इसकी डेंसिटी D2 है, तो इसकी डेंसिटी D3 है। क्या निष्कर्ष निकला? D3 सबसे ज्यादा, उससे कम D2 और D2 से भी कम D1। ये क्या है? डेंसिटीज। ये हमारे अपने कंसेप्ट हो गए। तो क्रस्ट की डेंसिटी कितनी हो सकती है? तो क्रस्ट की डेंसिटी होती है 0.7 से लेकर 0.9 के बीच। यूनिट सबकी होती है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा अगर हम टुकड़ा ले लेंगे क्रस्ट का, किसी चट्टान का, तो उसका जो वेट होगा वो 2.7 से लेकर 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। तो दिस इज द यूनिट ऑफ द डेंसिटी। अब अगर हम लोग बात करें मेंटल की, तो इसकी जो डेंसिटी है वो क्रस्ट से ज्यादा है, 3.0 से लेकर 5.5 सेम यूनिट। ऐसे ही जो कोर की डेंसिटी है वो जरा देखें तो 11.6 से लेकर 13.6 तक है। यानी कि मैक्सिमम डेंसिटी मेंटल की कितनी है? 5.5, और कोर की मिनिमम कितनी है? 11.6। यानी कोर की डेंसिटी मेंटल की डेंसिटी के 2 गुने से ज्यादा है। अब आप लोगों को कंटेंट मिल गए होंगे। क्या हमने कहा था कि अगर दो बल, एक ग्रेविटी फोर्स और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स, जुटे हुए हैं मैटर को सेंटर की ओर ले जाने में, और बेचारा इकलौता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा हुआ है मैटर को बाहर की ओर ले जाने में, तो बहुमत दिखाई देगा। मैटर कहां ज्यादा होगा? सेंटर। और सेंटर में भी किसका बहुमत ज्यादा होगा? आप समझ गए होंगे, आयरन का, Fe का। और जब Fe ज्यादा होगा तो तय है कि पूरे अर्थ में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आयरन होगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन, यूनिवर्स में हाइड्रोजन। याद हो गया सबको? और ये सभी आपके पास रिटन नोट्स में भी पहुंच गए। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रीलिम्स हम लोगों का नहीं होता। बस थोड़ा सा मन लगा के एनालिसिस करके पढ़ते जाइए। क्लियर? तो अब हम लोगों ने ये चार्ट बना लिया, इससे हमारे प्रीलिम्स के बहुत सारे, तो इकलौता फोर्स बाहर की ओर लगा पड़ा है, आउटवर्ड की ओर लगा पड़ा है। ये मैटर को सेंटर से कहां ले जाता है? पृथ्वी के बाहर की ओर। ये बाहर की ओर घसीटता रहता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बस हो गया। और ये हल्के पदार्थ को ही ला पाएगा, और हल्का पदार्थ से क्या बनी है? क्रस्ट, इसीलिए डेंसिटी कम है। अब हम लोग आगे की बात करें कि ये हमने इसकी बात कर ली। तो अर्थ पर जब गए तो ये हमारा अर्थ हो गया, सिंपल सा बना लिया, ये सेंटर हो गया। तो दिस इज द कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। जैसे हम लोग बाजार में तरबूज खरीदने जाते हैं तो ऊपर से हरा हरा दिखता है, डाउट होता है पता नहीं अंदर कैसा है, तो वो क्या करता है? ये तो बेचना है भाई, अपनी बात सिद्ध करनी है, तो कट लगा के दे देता है, ऐसा निकाल के दिखा देता है, लीजिए साहब पका है। अब आप खुश हो गए। यही यहां पर जियोलॉजिस्ट ने किया। जियोलॉजिस्ट ने कहा कि इसी चीज को हम बड़ा करके दिखा दे, काट के निकाल के तो दिखा नहीं सकते यार, तो बहुत बड़ी है। वी कांट डायरेक्ट ऑब्जर्व द अर्थ अप टू सेंटर, बट वी कैन मेक द साइंटिफिक इमेजिनेशन। किंतु हम वैज्ञानिक कल्पनाएं कर सकते हैं, वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये तो काम कर सकते हैं। तो अब इसी को हम बड़ा करके दिखा देते हैं। ये लो, इसको हमने बड़ा कर लिया। अब ये कहीं मोटा तो कहीं पतला है, कहीं कहीं पर ये काफी मोटा है और कहीं पर बहुत पतला भी है। ये सबसे ठोस लेयर है अर्थ की, जिसे कहा जाता है क्रस्ट। ये क्या हो गई? क्रस्ट हो गई। और जो ठोस होता है उसी को रॉक कहते हैं, इसीलिए क्रस्ट का दूसरा नाम है द स्फीयर ऑफ द रॉक्स। स्फीयर मींस घर, चट्टानों का घर, तो चट्टान मंडल भी इसे कहते हैं। लेकिन जैसे नीचे की ओर आएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर अगर बढ़ेगा तो किसी चीज को अगर हम दबा के रह जाए, या किसी इंसान को ही अगर हम दबाएं तो नाराज हो जाता है, यानी टेंपरेचर बढ़ जाता है। तो एज द डेप्थ इंक्रीजेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, डेंसिटी, टेंपरेचर इंक्रीजेस। तो अब ये गर्म हो जाता है, तो इसके नीचे अब हमें एकदम सॉलिड नहीं मिलेगा, सेमी सॉलिड जैसी लेयर मिलती है, और इस इंटरमीडिएट लेयर को हम लोग मेंटल कहते हैं। यहां से यहां तक क्या बना लिया? मेंटल बना लिया। ये मध्यवर्ती परत, अंदर डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इस डेंसेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ को यहां अप टू सेंटर ऑफ अर्थ क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड कोर ऑफ अर्थ। इसे हम पृथ्वी का कोर कहते हैं। का मतलब क्या हुआ? का मतलब ये हुआ कि यहां तक एक ये लेयर है जो सॉलिड हो सकती है। इस पूरे सॉलिड लेयर को कहीं मोटी तो कहीं पतली, कहीं मोटी तो कहीं पतली, इसी को क्रस्ट कहते हैं। जहां जहां क्रस्ट ज्यादा मोटी है वो क्या कहा जाता है?
कॉन्टिनेंट, ये हम कॉन्टिनेंट कहेंगे। अब देखा हम लोगों ने कि जहां क्रस्ट पतली है और अर्थ नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गई है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो आदिकाल में प्रिमिटिव टाइम में जो वाटर वेपर थी वो ठंडी होकर नीचे आई, बरसी और बरस करके इन पतली लेयर्स में यानी जो गड्ढे जैसे बने हैं इन पर विशाल मात्रा में भर गई पानी के रूप में, जल के रूप में। दिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ क्रस्ट बहुत पतली थी, यही बन गए हमारे ओशन। तो हमें महाद्वीप और महासागर समझ में आ गए। महाद्वीप कहां पर हैं? जहां पर क्रस्ट बड़ी मोटी है। अब हम आपको स्पष्ट करके दिखा, ये देखो पूरी क्रस्ट बना देते। जहां गए तो क्रस्ट पतली है, जहां क्रस्ट पतली है वो सागर की तलियां हैं, और जहां क्रस्ट मोटी है वो कॉन्टिनेंट। आसान हो गया। केवल एक कंसेप्ट लिया, अर्थ इज रोटेटिंग एट इट्स एक्सिस। उसने न जाने हमारे कितने चैप्टर्स की आधारशिला रखी। वन वर्च्यू ऑफ अर्थ हैज गिवन फाउंडेशन कंसेप्ट टू द नंबर ऑफ चैप्टर्स। एक ने कई हमारे चैप्टर्स का आधार बना दिया। दिस इज द ज्योग्राफी, हाईली साइंटिफिक सब्जेक्ट, एकदम बढ़िया वैज्ञानिक विषय। वैज्ञानिक क्या होता है? साइंटिफिक सब्जेक्ट क्या है? जो सोचे और उसका प्रमाण दे दे। थॉट्स एंड एविडेंस आर कोरिलेटेड पॉजिटिवली। अगर विचार और प्रमाण सकारात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं, संबद्ध हैं, वही वैज्ञानिकता है। कहीं भी हो, नेचर में अगर हम जोड़ पा रहे हैं, नेचर का अध्ययन कर रहे हैं, नेचुरल साइंसेस हैं। समाज का अध्ययन इस आधार पर कर रहे हैं, कंसेप्ट और प्रमाण दे रहे हैं, सब सोशल साइंसेस है। इतना आसान है पढ़ना लिखना हम लोगों के लिए। शर्त यह है कि उछल कूद करके रटे ना। ये आ रहा है भागो वो पढ़ते, ये आ रहा है वो पढ़ते। अपने आप पर विश्वास करो। जो बेसिक क्लास प्राइमरी से पढ़े हो सब कुछ बहुत अच्छा पढ़ाया गया है, बस उसे रिकॉल करना। ओके, तो यहां हम लोगों ने बात करी, ये क्रस्ट की बात हुई। क्रस्ट के नीचे हमें ये मेंटल मिला, तो क्रस्ट, मेंटल और कोर हमें 3 लेयर्स मिल गई। उसमें सबसे हल्का पदार्थ कौन है? तो क्रस्ट किसकी बनी हुई है? लाइट एंड सॉलिड मैटर से क्रस्ट बनी है। स्पष्ट हो गया? यहां कैसा मैटर होगा? मीडियम डेंस, मध्यम रूप से घना। और कैसा होगा? बॉम्ब, गर्म होगा। यहां कैसा होगा? वेरी डेंस, बहुत घना। और अगर जब घनापन बढ़ जाएगा तो अंदर की ओर दबाव भी बढ़ जाएगा, और जब इस पर दबाव बढ़ेगा तो आप समझ गए होंगे अंदर वाला कोर कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा ठोस। तो दिस इज द अगेन सॉलिड। ये कौन सा पार्ट है? ये कोर का अंदर का पार्ट है, इसी को हम इनर कोर कहते हैं। इनर कोर क्या है? सबसे ज्यादा डेंस है, मोस्ट डेंस। तो कैसा है? सॉलिड। इसका मतलब है अभी हमने क्या कहा था कि यहां से यहां तक क्या बढ़ते हैं? याद रखना, टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करता है। याद आया? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इसे पिघला होना चाहिए, लेकिन यह पिघला नहीं है। तर्क से इसे सिद्ध किया जा सकता है, तो साइंस वाले खट से कह देंगे कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट यानी वो टेम्परेचर जिस पर कोई मैटर पिघलता है वो भी बढ़ जाते हैं। अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा सॉलिड मैटर का, और लिक्विड मैटर का क्या बढ़ जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो यहां बहुत ज्यादा है। कोर में क्या है? हाई प्रेशर। तो कोर में हमें सबसे ज्यादा क्या मिला? कोर। कोर वो हिस्सा है जहां हमें हाई प्रेशर मिलते हैं। और 2 कोर हमें यहां दिखाई पड़ी। कौन कौन सी 2 कोर मिली? इनर कोर और कोर का बाहरी हिस्सा जिसे हम कहेंगे आउटर कोर। समझ में आता जा रहा है? क्या कहेंगे? आउटर कोर। तो दिस इज द आउटर कोर, दिस वन इज द इनर कोर। इनर कोर को आईसी लिख दें, याद रहेगा। आउटर कोर को ओसी लिख दें, याद रहेगा। तब पूरे कोर की खासियत क्या है? प्रेशर ज्यादा है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर? ये दबाव नापने की इकाई क्या है? बार, प्रेशर की। और छोटे छोटे दबाव नापने की इकाई है मिली बार। यानी अर्थ के अंदर जहां प्रेशर बहुत ज्यादा है तो इसको हम क्या नाम दे दें? कोर को दूसरा नाम दे सकते हैं। प्रेशर इज टू मच हाई, दिस इज कॉल्ड पेरिस्फीयर। इसी को हम पेरिस्फीयर भी कहते हैं। इसको दोनों को मिला दें, इन दोनों को, आउटर कोर और इनर कोर, कलेक्टिवली नोन एज द पेरिस्फीयर। बार से बना बेरी। देखो प्री के क्वेश्चंस अपने आप थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, सारे हमारे प्री के क्वेश्चंस आसानी से समझ में आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट रख लो, फिर कंसेप्ट लगाओ। जैसे कढ़ाई में आपने तेल रख लिया, कंसेप्ट की आंच दे दी, कचौड़ियां बिलबिलाते हुए ऊपर आती हैं। इसी तरीके से जब हम बहुत सारे फैक्ट पढ़ते जोड़ते रहते हैं और कंसेप्ट लगाएं तो सब समझ में आता है। अपने आप क्वेश्चंस कचौड़ी की तरह, पूरी की तरह बिलबिला के ऊपर आते हैं। लेकिन हमें कंसेप्ट की आंच देनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पर जब कंसेप्ट की आंच दी, ज्यादा घना है तो प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो बैरिस्फीयर कहेंगे। बैरिस्फीयर क्यों कहेंगे? क्योंकि प्रेशर की इकाई बार होती है। यहाँ हमने क्या लिखा? ये वार्म है, गर्म है। तो गर्म को हम लोग साइंस में थर्मो कहते हैं। इसीलिए मेंटल का दूसरा नाम क्या है? थर्मोस्फीयर। अब समझ में आ गया? तो इन सबको हम क्या कहेंगे? जो सॉलिड है क्या नाम है?
Solid means rock, rock means litho, so this is called lithosphere. कितने शब्द हो गए, हम लोगों ने अर्थ के इंटीरियर लेयर्स के कई नाम लिख लिए एक ही डायग्राम पर। अब खूब सारी यहां भीड़ हो गई, हम लोग इसे सरल कर लेते हैं। लो सिंपल किया, क्या बताया? लिथोस्फीयर, इसको कहेंगे आउटर सॉलिड लेयर। देन नाम दिया थर्मोस्फीयर, इसको कहेंगे इंटरमीडिएट वार्म लेयर। यानी नाम से ही हमें पता लग रहा है कि अंदर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। फिर नाम दिया बैरिस्फीयर, ये बिल्कुल केंद्रीय भाग है। दिस इज द सेंट्रल सॉलिड, सेंट्रल डेंसर पार्ट, ऐसे लिखेंगे सेंट्रल डेंसेस्ट पार्ट। और जब डेंस होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, और जब प्रेशर ज्यादा होंगे तो प्रेशर की इकाई से नाम रखा जाएगा बैरिस्फीयर। सो वी हैव द 3 इंटरनल लेयर्स ऑफ अर्थ, लिथो थर्मो बैरिस्फीयर, जिसे हम लोग इस नाम से जानते हैं, सामान्य रूप से पढ़ते रहते हैं क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। आसानी से अब आप इनको समझ जाएंगे। ऐसा क्यों है? क्यों डेंसिटी बाहर की कम है और ज्यादा है अंदर की? तो सेंट्रल पार्ट हैज द मोर डेंसिटी व्हाइल द आउटर पार्ट हैज द लेसर डेंसिटी बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंटीपिटल फोर्सेस। स्पष्ट हो गया सबको? तो ये हिस्सा हमारा कैसा है? तो दिस इज द थर्मोस्फीयर, ये गर्मा गर्म भाग है। इन्हीं को अब दोनों पूछ पा रहे हैं कि अर्थ के पास ग्रेविटी क्यों है? क्योंकि अर्थ के पास मास है, द्रव्यमान है। आपके पास भी ग्रेविटी है, लेकिन अर्थ के आगे हम लोगों की जो ग्रेविटी है वो बहुत कम है, इसीलिए हम सब लोग खिंचे रहते हैं अर्थ की। दुनिया सापेक्षिक है। जैसे आप जो है किसी को 10 रुपए दे दिए, कहीं पर स्टेशन पर कहीं खड़ा था, मांगा उस बेचारे ने, आपने 10 दे दिए, आपने फील किया कि हम बड़े आदमी। लेकिन जब कोई बड़े लोग सामने आ गए, अंबानी और टाटा वगैरह, तो हमने नौकरी मांग ली, तो अब हम लगता है हम छोटे आदमी हो। तो नो वन इज बिगेस्ट फॉरएवर, नो वन इज स्मॉलेस्ट फॉरएवर। कोई भी हमेशा के लिए बड़ा नहीं है और कोई भी हमेशा हर स्थिति के लिए छोटा नहीं। इसीलिए यूनिवर्स में किसी के पास मास ज्यादा है तो उसका ग्रेविटी पुल ज्यादा है, और जिसके पास मास कम है उसके पास ग्रेविटी पुल कम है। छोटे बड़े सभी हैं। हाँ, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे, अभी हम आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं। हम लोगों ने 3 लेयर बता दी, अब ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर आ जाएंगे। तो D2 क्या है? डेंसिटी। स्पष्ट हुआ? एस्थेनोस्फीयर पर भी हम आएंगे, तो वो अपर मेंटल होगा। एक साथ सारी चीजें अगर पढ़ेंगे तो मिक्सअप हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं, हेडिंग लिख लें क्रस्ट। आपके जितने क्वेश्चन यहाँ चैट में दिख रहे हैं मैंने सब देख लिए, और उन्हें कहां आंसर करना है अभी बता रहे हैं। मून के पास भी मास है, तो वहां ग्रेविटेशनल फोर्स कम है क्योंकि मून का मास कम है, सीधी बात है। 1/3 मास है मून का अर्थ के आगे। तो गोविंद कुमार, तो जो मून का जो मास है वो अर्थ के मास का लगभग 1/3 है। अगर हम कहते हैं हमारी अर्थ 3 क्विंटल की बनी है तो मून 1 क्विंटल का है। क्लियर हुआ? उसी के हिसाब से उसका अपना ग्रेविटेशनल पुल होगा, उसी के हिसाब से आकार होगा, और वैसे ही वहां पर ग्रेविटी एक्सीलरेशन होगा। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति का भार अर्थ पर 60 न्यूटन है, तो अगर वो वही व्यक्ति मून पर अपना न्यूटन देखेगा तो वो 1/6 रह जाएगा, यानी वो 10 न्यूटन का रह जाएगा। ये तो सब चीजें साइंस में बचपन से पढ़ी। अब ऐसा तो है नहीं कि वहां लागू हुआ और यहां लागू नहीं होगा, ये तो वही रहेंगी। कोर शुड बी वार्म, कोर बहुत गर्म है। कोर कितनी गर्म होगी? 5700 केल्विन तक। तो पिघली क्यों नहीं? बताइए क्यों नहीं पिघली? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो पिघलने के लिए टेम्परेचर चाहिए मोर देन 5700 के। 5700 के से ज्यादा तापमान चाहिए, तब जाकर के कोर पिघलेगा। क्योंकि कोर में प्रेशर यानी दबाव बहुत ज्यादा है, इसीलिए कोर को उच्च डेंसिटी की वजह से बैरिस्फीयर कहा जाता है, हाई प्रेशर के कारण। लेकिन इतना दबाव यहां नहीं होगा थर्मोस्फीयर पर, तो यहां पर जो टेम्परेचर होंगे वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। इसलिए मेंटल का मैटर पूरी तरह सॉलिड नहीं होता। अब समझ में आया? अब मून कैसे बना होगा? तो कहा जाता है कि अर्थ का ही एक टुकड़ा अलग हो गया जिससे मून बना। तो इस तरीके से हमारे पास लाखों करोड़ों क्वेश्चन हो सकते हैं, यूनिवर्स की जिज्ञासा को शांत नहीं किया जा सकता है। उतना पढ़ते चलेंगे जितने से कि हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो जाएं। समझ में आया? तो हाउ मून कैसे बना होगा? एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, जब पृथ्वी बन रही थी तो उसी समय पृथ्वी का एक हिस्सा अलग हो गया, और वो अर्थ के पास ही है, और अर्थ की आज भी परिक्रमा कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। तो दिस इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड मून। ये तो इतना अगर टेम्परेचर है, वहां तक कोर में कोई चीज नहीं पिघलेगी। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तब कोर ऑफ अर्थ पिघल जाएगी, क्योंकि कोर ऑफ अर्थ में प्रेशर बहुत ज्यादा है। अंडरस्टूड?
और किसी को कोई इशू, इसलिए हम कहते हैं कि गौर से पढ़ लो, हम खुद ही एक एक चीज पर आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग पूछते खूब हैं। जितना पूछोगे हम उतना बताएंगे, लेकिन बताएंगे कब? 1-2 मिनट बाद, जब वो उसकी सही प्रॉपर स्टेज आ जाए। अदरवाइज पूरा लेक्चर कैसा हो जाता है, सिस्टमैटिक नहीं होता। क्लियर? तो धीरे धीरे 1-2 दिन में आप लोग हमारे अपने पढ़ाने के तरीके और अपने पढ़ने तरीके के बीच एक तारतम्य, एक इक्विलिब्रियम सा बन जाएगा। तो अब हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। कई लोग समझे होंगे कि खत्म हो गया इंटीरियर ऑफ अर्थ। नहीं, इंटीरियर ऑफ अर्थ अब शुरू हुआ है। सीधी बात है, अब तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए लिखते हैं क्या हेडिंग। देखो क्या क्या अभी रहस्य सब निकलते हैं। नाउ कम टू क्रस्ट। अब हम लोग क्रस्ट को हेडिंग बनाते हैं। क्रस्ट क्या है? तो हम सब लोगों ने अभी क्रस्ट को पढ़ा है। जो कुछ पढ़ा है बताते जाइए। पहला पॉइंट क्रस्ट के बारे में क्या है? सॉलिड है, आउटर लेयर है। तो क्रस्ट ठोस है और बाहरी परत है। अभी तो पार्टी शुरू हुई, बिल्कुल सही। क्योंकि आप लोगों का अभी वही आदत पड़ी, जल्दी से बता के निकल जाएंगे अगले चैप्टर पर। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हमें ध्यान रहता है, बच्चों के भविष्य का मामला है। एक एक चीज पहले समझे, पहले थोड़ा समझ पाते, रिलेट कर पाते, मेन ढांचा, फिर अंदर के पार्ट पर बात करते हैं। एक साथ हम लोग सब कुछ नहीं समझ पाते, सामान्य मानो। तो सॉलिड एंड आउटर लेयर हो गई। और क्या दिखा था? जो दिखा था वही लिखते जाते हैं। ये देखो, कहीं पर तो क्रस्ट बहुत मोटी है। ये देखो, यहाँ खूब मोटी है और यहाँ क्रस्ट पतली है। तो अब हम क्या कहें इसे क्रस्ट को? इसी लाइन को हमें जो दिखा है, तो अभी गूंगे जैसा गुड़ है, अब इसे बोलना है। ऐसा थोड़ी होगा सेंटेंस फॉर्मेशन हम लोग नहीं सीखेंगे और मेंस में जाके सीधा सब कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन सीख जाएंगे। तब धीरे धीरे डेवलप करते चले जाते। तो दूसरी लाइन हम क्या लिख देंगे? अनइवन थिकनेस। क्रस्ट की जो मोटाई है वो कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है। अब स्पष्ट हुआ? चलिए, तो अनइवन थिकनेस, अनइवन थिकनेस से हमने ये कहा मोटी क्रस्ट, थिक क्रस्ट, थिन क्रस्ट, ही हुआ ना। थिक क्रस्ट क्या है? थिक क्रस्ट साहब वो है जहां पर मोटाई 30 से लेकर के 80 किलोमीटर तक है। एवरेज थिकनेस ही है मोटी क्रस्ट की। और जो थिन क्रस्ट है वो 6 से लेकर 8 किलोमीटर ही मात्र मोटी है। और जो जितनी परत मोटी होगी उतनी ऊंची होगी। हाँ, अभी बताएंगे एक एक करके कि हम कैसे जानेंगे। इस पर भी आ रहे हैं सुशांत, वेट करिए फॉर द टॉपिक कि हाउ वी नो अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। हम झांक कर तो देख नहीं सकते, क्योंकि नीचे जो क्रस्ट है वो सब सॉलिड है और ओपेक है, अंदर तक तो कुछ दिखता नहीं है। तो किस आधार पर जानेंगे? साइंटिफिक विचार होंगे, एविडेंस होंगे। आज हम यही सब डिस्कस करेंगे, जिससे कि जब आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ें तो कोई भी फैक्ट और कोई भी कंसेप्ट आपको परेशान ना कर पाए। उसी को सोर्सेस कहते हैं। गुड, हाँ यही है। तो सोर्सेस के बारे में एविडेंस होंगे, वही एविडेंसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले जान तो लें किस पे सोर्सेस लगाएंगे। क्लियर? तो थिक क्रस्ट हो गया और थिन क्रस्ट हो गया। अब जहां थिक क्रस्ट है वो तो सब मोटी होगी और जो थिन क्रस्ट होगी वो पतली होगी। तो ये थिक क्रस्ट बना लेते हैं मोटी, और ये पतली परत। तो अभी आप पूछ रहे थे कि किसको हम ओशनिक क्रस्ट कहेंगे और किसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहेंगे। अब देखो फटाफट सबको समझ में आ जाए। और भी कई चीजें यहां से आपको समझ में आ जाएंगी और कतई आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो ये हमने आपको क्या बना दिया? दिस इज द क्रस्ट, मोटी वाली और इधर पतली वाली। जो मोटी है वो ज्यादा ऊंची है और जो पतली है वो नीची है। तो नीची वाली परत पर किसने कब्जा कर लिया होगा? अब आप खुद ही समझ गए, इस सब पर कब्जा कर लिया पानी ने। तो ये बन गए ओशन। तो दिस इज द ओशन बॉटम, नीचे। सबको दिख रहा है स्पष्ट? दिस इज द थिक क्रस्ट। इसी थिक क्रस्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉन्टिनेंट और द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यही है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और इसको हम क्या कहेंगे जो पतला है? ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट मात्र कितनी मोटी है? 6 से 8 किलोमीटर। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बहुत मोटी। हाँ, वेव रिफ्लेक्शन वगैरह अभी आपको बताएंगे। सुदीप बाबू वेट करिए एविडेंस के बारे में। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट हो गया, जो हमारे अपने जीएस का पार्ट है। जहां से जीएस के क्वेश्चन हम ज्यादा कर पाए उस पर फोकस करें, ऑप्शनल की ओर कम भागे। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट हो गए। इसीलिए हमें दो तरह की क्रस्ट मिलती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। तो थिन क्रस्ट इज इक्वल टू ओशनिक क्रस्ट, while the thick crust is equal to continental crust. स्पष्ट हो गया? अब किसी ने पूछा कि ये क्यों मोटा है। अब हमें यहां दो लेयर दिखाई देंगी। तो जहां ज्यादा मोटा है वहां क्रस्ट 2 मंजिल की है। देयर आर द डबल स्टोरी। तो क्रस्ट की यहां डबल स्टोरी है जहां कॉन्टिनेंट है। तो एक स्टोरी कही जाती है अपर क्रस्ट, तो उसके नीचे वाली स्टोरी को हम बोलेंगे लोअर क्रस्ट। जो नीचे वाली स्टोरी है वो कहीं कम है, तो कहीं ज्यादा है। तो क्रस्ट की यहां डबल स्टोरी है जहां कॉन्टिनेंट है। तो एक स्टोरी कही जाती है अपर क्रस्ट, उसके नीचे वाली स्टोरी को हम बोलेंगे लोअर क्रस्ट। जो नीचे वाली स्टोरी है वो कहीं कम है, तो कहीं ज्यादा है। तो क्रस्ट की यहां डबल स्टोरी है जहां कॉन्टिनेंट है। तो एक स्टोरी कही जाती है लोअर क्रस्ट, उसके नीचे वाली स्टोरी को हम बोलेंगे लोअर क्रस्ट।
जो अपर क्रस्ट है वो हल्के एलिमेंट से बनी है, और ये हल्के एलिमेंट हैं सिलिका, Si और Al मतलब एल्यूमिना। और सिलिका के साथ अगर थोड़ा भारी मैटर जुड़ जाए, सिलिका और थोड़ी भारी अगर हम एलिमेंट ले लें, तो दिस इज द मैग्नीशियम। तो सीमा अब समझ में आया। अपर क्रस्ट इज मेड ऑफ क्याल, while the lower crust is made of सीमा। Where the continent are present, जहां जहां महाद्वीप हैं वहां क्रस्ट की दो दो लेयर हैं, लेकिन जहां महाद्वीप नहीं है, क्रस्ट पतली है, सिंगल स्टोरी है, दिस इज द ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट इज मेड ऑफ, ओशनिक क्रस्ट किससे बनी है? तो अब आपका जवाब क्या होगा? ओशनिक क्रस्ट इज मेड ऑफ सीमा। ओशनिक क्रस्ट सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है, while the continents are made of क्याल। कॉन्टिनेंट किससे बने हैं? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बने हैं। यही प्री का क्वेश्चन आता है। अब अगर किसी ने पूछ लिया तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सीमा एंड क्याल, तो यहां लिख दें क्याल मींस सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स से बना है। सीमा मींस सिलिकेट्स ऑफ मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम के सिलिकेट से बना है। क्लियर हुआ? अब लोगों ने कहा कि पूरी बात बताओ, ये तो क्रस्ट की बात रही कि केमिकल के आधार पर पूरी अर्थ कैसे है, तो केमिकल एलिमेंट का क्या बंटवारा है, राइट? और जब हम उसकी बात करेंगे तब आपको और चीजें भी समझ में आ जाएंगी। तो अब हम थोड़ा सा एक और चीज बढ़ा रहे हैं। क्या लिख दें यहां? केमिकल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। अर्थ की अपनी रासायनिक जो संगठन है वो क्या है? केमिकल कंपोजिशन है ऑफ अर्थ। केमिकल कंपोजिशन में ये कहा जाता है कि ये अर्थ बन गई, ये है सीमा, जहां सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रचुरता है, इसका बहुमत है। ये आप लोगों ने नाम मेंटल दे रखा है। अंदर जो बचा डेंस, ये कोर है, इसके ऊपर जो कहीं कहीं सियाल बैठा हुआ है, हर जगह सियाल नहीं है, जहां जहां सियाल बैठा है वही कॉन्टिनेंट है। अंदर जो यहां बहुमत है वो निकिल और आयरन का बहुमत है। यहां जो बहुमत मिला वो हमें का और मैग्नीशिया का बहुमत मिला, यहां हमें सिलिका और एल्यूमिनियम का बहुमत मिला। अब जरा समझना है कि कितना भाग ठोस है, ये ध्यान रखना है। ये जो व्हाइट लाइन है, इस व्हाइट लाइन से ऊपर की ओर क्या है? सॉलिड है। यहां भी थोड़ा सॉलिड है सीमा ही। अब जितना सॉलिड है वो सब क्या है? क्रस्ट है। यानी इस लाइन से अंदर व्हाइट लाइन के नीचे सॉलिड नहीं है। तो अब दो क्रस्ट हो गई, कौन कौन? अपर क्रस्ट पीले रंग की, और वो सीमा जो सॉलिड हो गया है इसी को लोअर क्रस्ट कहते हैं। दोनों को मिलाकर के हम लोग क्रस्ट कहते हैं। अब बचा मेंटल, तो इसके बाद तापमान बढ़ने लगते हैं, तो इस व्हाइट लाइन को हम क्या कहेंगे? ये व्हाइट लाइन, व्हाइट लाइन का नाम हम रखते हैं मोहोरिविक के नाम पर, मोहो डिस्कंटिन्यूटी। यानी अर्थ ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तरह सॉलिड नहीं है। उस लाइन पर जहां सॉलिडनेस समाप्त हो जाती है, टूट जाती है, कंटिन्यू के बजाय डिसकंटिन्यू कर जाती है, उसी को मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, क्योंकि यहां पर अचानक तापमान बढ़ जाते हैं। दिस इज द सडन राइज इन टेम्परेचर। यही प्री का क्वेश्चन बनता है कि किस डिसकंटिन्यूटी को मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। मोहो डिसकंटिन्यूटी, तो आप लोग अगर खुद से ये कर सकते हैं तो बहुत है। कंपोजिशन में ठीक कर लीजिए, कोई बात नहीं है, लिख रहे होंगे हम लोग। आप लोगों में बहुत वेरिएबल स्ट्रेंथ के बच्चे हैं, तो कुछ तो ये भी पूछ रहे हैं कि मून बना कैसे, और कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि ये सब हमको आता है, खुद से कर सकते हैं। अक्षय आनंद को ये सब पता है, तो मोहो डिसकंटिन्यूटी है, बहुत अच्छी बात है। तो सडन राइज इन टेम्परेचर हो गया, किसने बताया? मोहो ने। तो ये हो गया क्रस्ट। तो कितनी चीजें बनी हुई हैं सीमा से? तो सीमा से दो चीजें बनी हुई हैं, बताइए कौन कौन? बताइए बताइए अक्षय जी, सीमा से कौन कौन बना है? सामने बोर्ड पर स्पष्ट है, अभी अभी सामने बताया है। तो सीमा से दो चीजें बनी हुई हैं, कौन कौन? लोअर
क्रस्ट जो सॉलिड है इसलिए वो क्रस्ट है, और क्या बना हुआ है, मेंटल। दो चीजें। और सियाल से क्या बना हुआ है, देखो ओनली अपर क्रस्ट। तो अपर क्रस्ट किसकी बनी हुई है, सियाल की, और लोअर क्रस्ट किसकी बनी है, सीमा की। लेकिन कौन सा सीमा, जो सॉलिड है। लेकिन वो सीमा जो सॉलिड नहीं है उसी से बना है हमारा मेंटल। तो पूरे मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है, लेकिन पूरा मेंटल एक जैसा नहीं है। धीरे धीरे मेंटल में अन्य धातुएं मिक्स होती चली जाती हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो मेंटल है वो दो हिस्से में बटा हुआ है। दो हिस्से में मेंटल बट गया, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, क्योंकि प्रॉपर्टी बदलती है। और जब प्रॉपर्टी बदलेगी तो इसी को हम कहेंगे क्या, डिसकंटिन्यूटी लाइन, जो मिस्टर रेपिटी ने बताई थी। तो अब मेंटल के दो हिस्से हो गए, यूएम फॉर अपर मेंटल, एलएम फॉर लोअर मेंटल। ऐसे ही कोर के भी हमारे दो हिस्से हो जाएंगे, इनर कोर और आउटर कोर, और उनके बीच होगी लेहमैन। अभी हम आपको सभी नोट करा देंगे। और यहां आउटर क्रस्ट, सॉरी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच भी एक लाइन ऑफ थिननेस यानी लाइन ऑफ सेपरेशन होगी यहां पर। तो ग्रीन से जो लाइनें हमने खींची हैं वो हर एक लेयर को इंटरनली डिवाइड कर रही है। तो क्रस्ट के दो हिस्से, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, तो बीच में एक लाइन ऑफ डिवीजन होगी। मेंटल के दो हिस्से, अपर मेंटल लोअर मेंटल, इनके बीच भी एक लाइन ऑफ डिवीजन होगी। कोर के भी दो हिस्से, आउटर कोर इनर कोर, वहां भी एक लाइन ऑफ डिवीजन होगी। इस तरीके से कहा जाए तो केंद्रीय भाग किससे बना है, निफे से। तो तीन शब्द हम लोगों ने प्रयोग किए अर्थ इंटीरियर के बारे में। कौन कौन, केमिकली अर्थ इज मेड ऑफ सियाल, सीमा एंड निफे। ये सबसे कम डेंसिटी सियाल की, उससे थोड़ी ज्यादा सीमा की, और सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी, निफे की। तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, डेप्थ, उसी के अनुरूप डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। लेकिन जहां डेंसिटी अचानक बढ़ जाए, द डेंसिटी इंक्रीजेस सडनली, यहीं से कोर शुरू होती है। यही जो लाइन ऑफ डिवीजन है जो कोर और मेंटल को अलग करती है, इसी को ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अभी बताएंगे कैसे जाने सभी। तो पहले शब्द सीख लें, क्योंकि पहली बार तो इनके शब्द ही टेढ़े मेढ़े हैं। क्लियर, हाँ गुड, कोई बात नहीं, अच्छा मैं समझ गया। ओके, आप सब तो बच्चे हमारे। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इसको अलग कर रही है, कोर और मेंटल को। इसके अंदर भी डेंसिटी होगी, इसे हम लेहमैन कहेंगे। तो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, अब ये शब्द हमने आपको बता दिए, अब इन्हें रिलेट करना है, समझना है, क्योंकि एक साथ हम लोग सारी बातें नहीं सीख पाते। कभी शब्द आता है नया नया, फिर उसका कंसेप्ट भी सीख जाए, शब्द भी सीख जाए, नहीं, कोई भी सामान्य व्यक्ति टाइम लेता है। हम आपको यहाँ पर इस माइंडसेट से पढ़ाते हैं कि पहली बार अगर हम पढ़ेंगे तो इसे कैसे पढ़ेंगे। और जब हम ये मानकर चलते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, तो जब टीचर के हिसाब से पढ़ाएगा तो केवल खास खास बातें बोलता चला जाए। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो मिल जाएगा, लेकिन वो कंसेप्ट टिकते नहीं है, एग्जाम में हम गलत करके आ जाते हैं, और जबकि पूरा सिलेबस पढ़ते हैं। तो क्या फायदा रहा, क्योंकि आईएएस की अगर हम तैयारी कर रहे हैं 1-2 साल, तो कोई ना तो हमें डिग्री मिलती ना डिप्लोमा मिलती। सफल हो गए तो जीवन बन गया, और अगर हम सफल नहीं हुए तो जो कुछ भी हमने जितना समय लगाया ऑल गोज इनटू वेट। हम बस क्या बताते रहेंगे, ये देखो नीले पीले बड़े अच्छे नोट्स हैं रखे हैं। तो वी मस्ट हैव द कंसेप्चुअल क्लैरिटी सो दैट वी कैन अरेंज द थिंग्स। और पहले थिंग्स को अरेंज कब करें, जब उनके नाम तो जाने, कुछ दिमाग में रहे। तो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस ऑल दीस थिंग्स, देन आई विल कनेक्ट। अभी आपने पिछले लेक्चर पर भी देखा होगा, यही पैटर्न है। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी हो गया, सियाल हो गया, सीमा, निफे, ये केमिकल आधार पर कहा जाता है। तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर अर्थ 3 तरीके के पदार्थ से बनी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सियाल, सीमा एंड निफे। मेंटल जो है और लोअर क्रस्ट है, ये दोनों सीमा से बने हैं, लेकिन मेंटल में धीरे धीरे सीमा में परिवर्तन आता चला जाता है। सीमा और घनी हो जाती है, सीमा बिकम मोर डेंस टुवर्ड्स द कोर बिकॉज़ द अदर मेटल गेट मिक्स्ड इनटू सीमा, जो भारी धातु है वो मिलती जाती है। फिर एकदम आयरन और निकल का बहुमत हो जाता है, वही कोर है, निकल NiFe मींस आयरन। क्लियर। अब हमने क्या कहा, एक शब्द प्रयोग कर दिया, डिसकंटिन्यूटी। इस पर हमें बात करनी है, इस नोट शीट से आप लोग काफी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, किस शब्द का हमने प्रयोग कर दिया, डिसकंटिन्यूटी। तो कोई चीज की कंटिन्यूटी होगी, और जब कंटिन्यूटी अगर टूटेगी तभी हम डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। उल्टा हो गया कंटिन्यूटी का, तो किस चीज की कंटिन्यूटी, तो अर्थ के किसी एक लेयर में एक जैसी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसका जो कंसेप्ट है वो ये है, ईच लेयर ऑफ अर्थ हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज। ओके, तो अर्थ की लेयर में हमें एक समान गुण मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सॉलिडनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रस्ट। सॉलिडनेस जो ठोसपन है, ये क्रस्ट का गुण है। यानी जैसे ही ठोसपन समाप्त होगा, क्रस्ट समाप्त हो जाएगी, क्रस्ट डिसकंटिन्यू कर जाएगी, ये मतलब हुआ। तो ईच लेयर हैज द सिमिलर प्रॉपर्टीज, हर एक परत में एक जैसे गुण होते हैं। इस अर्थ है जैसा उसकी एक एंटायर प्रॉपर्टी होगी। अगर वो एंटायर प्रॉपर्टी बदल जाएगी तो वो लेयर भी बदल जाएगी।
तो क्रस्ट जहां से सॉलिड नहीं है, सॉलिड होना बंद हो जाता है, वहीं पर डिसकंटिन्यूटी है, दैट डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो दूसरी लाइन क्या लिख देंगे, बट मेंटल इज नॉट परफेक्टली सॉलिड, किंतु मेंटल पूरी तरह ठोस नहीं है। मेंटल इज नॉट परफेक्टली सॉलिड, जो मेंटल है वो पूरी तरह ठोस नहीं है। तो इट मींस ये दो अलग अलग लेयर हैं। क्रस्ट इज अनदर लेयर, मेंटल इज अनदर लेयर, सो देयर मस्ट बी अ लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन। तो उनके बीच एक विभेदनकारी सीमा होनी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। बट मेंटल इज नॉट परफेक्टली सॉलिड। द मोहो डिसकंटिन्यूटी, ये प्री में आपसे पूछ लिया जाएगा, द लाइन ऑफ डिवीजन बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। ये हो गया। अब ये लाइन क्यों डिफाइन की गई, किस रूप में डिफाइन की गई, तो साइंटिस्ट ने इसका कारण भी बताया। कारण क्या बताया कि जैसे ही क्रस्ट के नीचे काफी जाएंगे तो भारी एलिमेंट बढ़ने लगते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव मैटर। और रेडियो एक्टिव मैटर जब अपनी हीट ज्यादा छोड़ेंगे, ज्यादा एनर्जी छोड़ेंगे, तो वो पदार्थ अब पूरी तरह ठोस नहीं होगा। उसी का नाम रखा गया, जिस साइंटिस्ट ने इसको खोजा तो ये सारी जानकारी मोहोरिविक ने दी थी, इसीलिए मोहोरिविक का ही ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है मोहो, MOHO, मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या शो कर रही है, इतना शो किया मोहो डिसकंटिन्यूटी ने कि ये अपर क्रस्ट और अपर क्रस्ट के नीचे ये लोअर क्रस्ट, ये बड़ी साफ साफ आपको दिख रहे हैं। पीला वाला रंग सियाल है, नीचे वाला सीमा है, और इसके ठीक नीचे अगर हम लाइन ऐसे खींच देंगे इस रेड कलर से, ये मोहो डिसकंटिन्यूटी है, इसके ऊपर क्रस्ट और नीचे मेंटल। ये था सिंपल। ये क्या बोलेंगे हम, क्रस्ट, और इसको नीचे क्या बोल देंगे, मेंटल। अब ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो मेंटल क्रस्ट क्या है, सॉलिड। ये कैसा है, पूरी तरह सॉलिड नहीं है, सेमी सॉलिड। तो बीच में जो रेड लाइन है यही मोहो डिसकंटिन्यूटी कही जाती है। दिस इज द रेड लाइन नोन एज मोहो। मोहोरिविक ने बताया था, तो मोहो डिसकंटिन्यूटी शॉर्ट में लिखिए। आप स्पष्ट हो गया व्हाट इज डिसकंटिन्यूटी, ये बता। अब हमने कहा कि मेंटल कैसा है, लेयर ऑफ द मॉडरेट डेंसिटी। तो नेक्स्ट अगर हम लोग अपनी नोट शीट पर जाएं तो मेंटल की अपनी पहचान क्या है, मॉडरेट डेंसिटी। मॉडरेट डेंसिटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल। तो जहां तक हमें मॉडरेट डेंसिटी मिलेगी वहां तक मेंटल है। तो ये हिस्सा ऊपर हमने मान लिया ये सब क्रस्ट है। अब इसके नीचे अगर हम जा रहे हैं, यहां हमने इसको बांट दिया, तो ये यहां मॉडरेट डेंसिटी का हिस्सा है मेंटल। इतनी मेंटल में डेंसिटी है, तो अगर हम बात करें तो यहां है 3.0 और यहां है 5.5, लेकिन जैसे ही कोर शुरू होती है तो डेंसिटी बिकम्स मोर देन द ट्वाइस। तो अब हम इस लाइन को क्या कहेंगे, यही लाइन कही जाती है ग्यूटेन वर्ग डेंसिटी, सॉरी ग्यूटेन वर्ग डिसकंटिन्यूटी। ऐसे एक बार लिख लिया डिसकंटिन्यूटी, अब शॉर्टकट में डीसी लिख दे। क्या है यहां, तो दूसरा क्या कहेगा, ग्यूटेन वर्ग डिसकंटिन्यूटी कुछ नहीं है, दिस इज द सडन राइज। अचानक बढ़ गया क्या, इन डेंसिटी। डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ रही थी नीचे की ओर, फिर अचानक तेजी से बढ़ जाए जिस गहराई पर, उसी को हम गुटेनबर्ग कहेंगे। तो नीचे कौन सी लेयर हो जाएगी, ये कोर, और ऊपर कौन सी लेयर हो गई है, मेंटल। तो गुटेनबर्ग किसके बीच पाई जाती है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज द लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन द मेंटल एंड कोर। ये हो गया। आप बताइए, देख लिया। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी क्या है, द लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन, तो अलग करती है मेंटल एंड कोर। ये हो गया। अब आप कहेंगे अर्थ के अंदर तो डिसकंटिन्यूटी हमें समझ में आ गई, कौन कौन, एक तो डिसकंटिन्यूटी हो गई मोहो जिसने क्रस्ट और मेंटल को अलग कर दिया, और दूसरी डिसकंटिन्यूटी हो गई गुटेनबर्ग। इसीलिए अर्थ में 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। एक को कहते हैं सडन राइज इन डेंसिटी और एक को कहते हैं सडन राइज इन टेम्परेचर। इसीलिए मेंटल पूरी तरह ठोस नहीं है। तो ये हो गया आपका मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब मेरे समझ से ये कंसेप्ट आपको आ गए, लेकिन इन लेयर्स को भी बाद में फिर बांट दिया गया है। किस किस में, फिर इन्हें बांटा गया, मेंटल को तो क्रस्ट को बांटा अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, इसको बोला अपर मेंटल, इसको बोला लोअर मेंटल, और कोर को भी बांटा आउटर कोर और इनर कोर। ये भी डिसकंटिन्यूटीज हैं। तो अब हम लोग कंसेप्ट क्या लिख देंगे, ईच लेयर हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू सब लेयर्स। नेक्स्ट, ईच लेयर हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू सब लेयर्स। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे, ये सब हमने जाना कैसे, बीन डिवाइडेड इनटू सब लेयर्स। प्रत्येक परत को उप परतों में बांटा गया है। कौन कौन, अब यहां लिखते चलें। तो एक परत हो गई कौन सी, नंबर 1
This is the crust, and crust has been divided into upper crust, lower crust, तो हो गए। के बाद दूसरी लेयर मिली हमें mantle. Mantle has been divided into upper mantle and lower mantle. तरीके से हम लोग अपने साफ साफ क्लियर नोट्स बना लेंगे जिससे कि फिल्म्स में क्वेश्चन गलत ना हो। और ये कोर को अब हम बांट देंगे आउटर कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर यानी इनर कोर। इनर कोर जाके पहुंचेगा सेंटर ऑफ अर्थ पर। तो अब हम क्रस्ट को बांट दें दो में, अपर एंड लोअर। इसने बांटा होगा तो ये साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मिस्टर कोनार्ड। इन्होंने पी तरंगों के आधार पर पी वेव की स्पीड, पी अर्थक्वेक की वेव्स होते हैं, तो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, डीसी फॉर डिसकंटिन्यूटी। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जिसने बांटा वो साइंटिस्ट हैं जिनका स्टडी है रैपिटी, तो इसे हम रैपिटी डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। आउटर और इनर कोर को बांटने के लिए जिनका स्टडी है वो है लेहमैन। ये तीनों के तीनों पी वेव पर आधारित हैं। इस पर पी वेव की स्पीड अपर क्रस्ट से ज्यादा लोअर क्रस्ट में हो गई, पी वेव की स्पीड अपर मेंटल से ज्यादा लोअर मेंटल में हो गई, और जिस लाइन पर स्पीड पी की बढ़ जाएगी वहीं वो डिसकंटिन्यूटी, आउटर और इनर कोर। अब बचती है बीच में ये लाइनें जहां अचानक तापमान बढ़ जाए। ये लाइन यहां तक खींची तो क्रस्ट और मेंटल के बीच कौन होगा, वो हो डिसकंटिन्यूटी। अब बचा कौन सा, ये इसके बीच मेंटल और कोर के बीच, इसे हम कहेंगे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इतना आसान है। तो रेड वाले ने और ग्रीन वाले ने अर्थ के 3 लेयर कर दिए। एक लेयर का नाम हो गया क्रस्ट, दूसरे का नाम हो गया मेंटल और तीसरे का नाम हो गया कोर। ईच लेयर हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू सब लेयर्स, और हर एक को उप परतों में बांट दिया गया। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। लीजिए अब आप लोगों के पास बेहतर नोट्स भी बन गया रिवीजन करने के लिए। और अगर किसी ने क्रम पूछ दिया कि डिसकंटिन्यूटी का क्रम क्या है बढ़ती हुई गहराई के साथ, तो इधर क्या बढ़ रहा है, डेप्थ। तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इनका नाम है, तो यहां सिर्फ लिख लें डेप्थ, इंक्रीजिंग डेप्थ। अगर डेप्थ बढ़ रही है तो क्या बढ़ेगा, इंक्रीजिंग डेंसिटी। इसी के साथ डेंसिटी भी बढ़ती है, और डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो इंक्रीजिंग प्रेशर, तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो और क्या बढ़ता जाएगा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब आपने ये सारी चीजें यहां अरेंज कर ली। यहां क्या है, ये सरफेस ऑफ अर्थ, ये पृथ्वी की सतह है, और यहां क्या है, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। तो डेंसिटी हर जगह समान रूप से नहीं बढ़ती, जहां जहां पर डेंसिटी अचानक बढ़ जाए वो गुटेनबर्ग। टेम्परेचर भी हर जगह समान रूप से नहीं बढ़ता, जहां अचानक बढ़ जाए टेम्परेचर वो मोहो डिसकंटिन्यूटी। पी वेव की स्पीड भी हर जगह एक समान नहीं होती, कुछ लेयर में कम कहीं ज्यादा। तो वो लाइन जहां से पी वेव की स्पीड बढ़ने लगती है तब हमें मिलते हैं। तो लोअर क्रस्ट से अपर क्रस्ट से लोअर क्रस्ट में बढ़ी तो कोनार्ड, अपर मेंटल से लोअर मेंटल में बढ़ गई तो रैपिटी, और फिर आउटर कोर से इनर कोर में स्पीड ज्यादा हो गई पी की तो लेहमैन। ये आ गया कंसेप्ट। अब अचानक कैसे बढ़ गया, अब हम लोग इन सब पर बात करते हैं कि इतनी सारी जानकारी अर्थ के बारे में हमें मिली कैसे। तो वही अब शुभम हम आपको सब एक एक चीज बताते हैं। तो हाउ वी कैन नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ, व्हाट आर द सोर्सेस। चलिए आप समझ में, आप समझाते हैं कि क्यों डेंसिटी बढ़ गई, क्यों टेम्परेचर बढ़ गया, क्यों स्पीड बढ़ गई। सभी को एक साथ ले, ठीक। अब ये काफी सिंपल हो गया। अब हम लोग इन चीजों को बेहतर, आपके पास इस तरीके से नोट्स भी पहुंच जाते हैं, वो घर पे आसानी से आप अपने खुद में भी कॉपी कर सकते हैं, और बाकी नोट्स आपके पास और कंसेप्ट रहते ही हैं। अब कंसेप्ट आपको हम समझाएंगे, तो हेडिंग लिख लें एक साथ, सिलसिलेवार सारे क्वेश्चन समझ लें एक ही क्यों। अब टॉपिक पर आ गए। क्या टॉपिक है, सोर्सेस। कैसे जाना इस चीज के सोर्सेस, टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। है बहुत छोटा कंसेप्ट, प्री में बीपीएससी में कभी कभार यहां से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अच्छा है पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं अगली साल आ जाए। टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ, भूगर्भ के बारे में जानने के हमारे अपने क्या प्रमाण है। तो एक तो वो प्रमाण है कि हम अर्थ को देखें, डायरेक्ट ऑब्जर्व करें। एक वो प्रमाण है जो इनडायरेक्ट हमें बताते हैं। वी हैव द टू टाइप्स ऑफ द सोर्सेस, फर्स्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इन सोर्सेस को हम लोग दो में बांट लेते हैं। बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग यहाँ सारे सोर्सेस को नहीं डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट सोर्सेस को ही डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट क्या है, अंदर कैसी है, तो सबसे पहले हम लोग अपने हाथ पैर पे विश्वास करेंगे, कहाँ खोद कर देख लेते हैं। माइनिंग, तो पुराने जमाने से हम लोग खोदते चले आ रहे हैं, खदाने वगैरह, माइनिंग हो गया। बाद में जब साइंटिस्ट और ज्यादा इसका अध्ययन करना चाहेंगे भूगर्भ विज्ञान का, तो कहेंगे हम डीप एक्सप्लोरेशन करेंगे,
माइनिंग तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, बहुत सारे हम लोग खनिज धरती से खोद कर निकालते हैं, आयरन, कोल, गोल्ड, ये सब। दूसरा हो गया वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हो जाएंगे, जिन्हें हम लोग बोलते हैं डीप एक्सप्लोरेशन, गहराई तक सुराग करना, जैसे रशियन साइंटिस्ट ने कोला प्रायद्वीप में शुरू किया, गहराई तक सुराग बनाने की कोशिश की। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग जानकारी देंगे। तो माइनिंग हो गया, दूसरा डीप एक्सप्लोरेशन हो गए, ये डायरेक्ट है। फिर पता लगा, कोई बताए या ना बताए, धरती खुद बताती है कि हम अंदर कैसे हैं। बताओ, धरती कब बताती है कि हम अंदर कैसे हैं? व्हेन द अर्थ एक्सप्रेस इटसेल्फ, हाउ एम आई इंटरनली। सब लोगों ने देखा है और टीवी पर तो देखा ही होगा। बताइए बेटा, अंदर धरती कैसी है? धरती अपने अंदर केपन को प्रकट करती है बीच बीच में। अरे भाई, वोल्केनो फूटते हैं, गुड। कृष्णा सिंह बहुत जल्दी बताया, वेरी गुड। ये वोल्केनो इरप्शंस है, तो इनका भी नाम लिख देते। ये डायरेक्टली अंदर के पदार्थ को बाहर ले आए। अब हम लोग क्या करेंगे कि वोल्केनो ने जो कुछ अंदर से लेकर आए उसे ठंडा होने देंगे, और फिर हमारे साइंटिस्ट जाएंगे, जो पदार्थ ठंडा हुआ उसका सैंपल ले आएंगे और लैब में बैठ के जांच लेंगे, तो हमें भूगर्भ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। हाँ, मोल्टेन मैग्मा और पिघली हुई चीजें, बिल्कुल सही जगह पहुंच गए। तो तीन हमें बड़े डायरेक्ट मिले तरीके। तीन हमारे धरती पर तरीके हैं जानने के कि अर्थ अंदर कैसी है। इन्हें हम लोग डायरेक्ट सोर्सेस कहते हैं। क्या नाम देंगे इनको हम? डायरेक्ट सोर्सेस। यहां हेडिंग भी लिख देते हैं, डायरेक्ट। समझ में आया? दूसरा अगर हम जाएंगे इनडायरेक्ट सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्सेस। तो जो डायरेक्ट सोर्सेस हैं ये हो गए प्रत्यक्ष प्रमाण, और इन्हें हम कहते हैं अप्रत्यक्ष प्रमाण। अब हम सब लोग जानते हैं, महसूस करते हैं कि अगर हम ये पेन छोड़ेंगे तो अर्थ अपने मास के कारण नीचे खींचेगी, और अगर नीचे खींचती है अर्थ किसी चीज को तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ग्रेविटेशन, गुरुत्व। इसीलिए अगर हम ज्यादा गहराई से चट्टानों को खोदेंगे तो तय है कि अंदर की चट्टान ज्यादा भारी पदार्थ की बनी होगी। अब जब ग्रेविटेशन हो गया तो डेंसिटी बढ़ेगी, और जब डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसी को हम कहते हैं डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर इक्वेशन, उनके समीकरण। साइंस में पढ़ते, साइंस का भी यूज करेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मिला, भूगर्भ में हमेशा हलचल होती है, और इस हलचल से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। दीज आर द सिस्मिक वेव्स। ऐसे तो बहुत सारे एविडेंस की लंबी लिस्ट है, लेकिन हमने आपको तीन इधर लिखा है, तीन इधर लिखा है, खास खास लिखा दी। अब हम एक एक की बात करें। अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक वेव्स या सिस्मिक वेव्स। तो सिस्मिक वेव्स को हम लोग अर्थक्वेक वेव्स भी कहते हैं। अर्थक्वेक वेव्स, सिंपल इंग्लिश। कुछ लोग कह देंगे वाइब्रेशंस फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ, ऐसे भी बोल सकते हैं, भूगर्भ से आने वाले कंपन। हो गए थ्री। अब माइनिंग से, इस पे कुछ खास ज्यादा नहीं डिस्कस करना कि माइनिंग से मानव के पास लंबे समय से प्रमाण है। क्या प्रमाण है? कि नीचे की चट्टानें ज्यादा घनी है, नीचे प्रेशर ज्यादा है, तो टेम्परेचर भी ज्यादा है। अब इन सब पे हम लोग लिखना शुरू करते हैं, कुछ पॉइंट्स जहां से कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए। लिख लो, माइनिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर मेंस के लिए भी लिखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। माइनिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको पता है ना, तांबा इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी यूज होता था। क्या मतलब? तांबे को खोदते होंगे। तो करीब 5000 साल से इंसान माइनिंग कर रहा है, खदानें खोद रहा है। तो माइनिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये क्या शो करती है? इट रिवील्स दैट dense minerals are found at greater depth. Dense minerals are found at greater depth. ज्यादा घने खनिज अधिक गहराई पर मिलते हैं। ये हो गया। तो अब इनडायरेक्ट एविडेंस ने क्या कहा? डेंसिटी इंक्रीजेस विद द डेप्थ। डेंसिटी बढ़ती जाएगी किसके साथ? गहराई के साथ, डेप्थ के साथ। और जब डेप्थ बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? प्रेशर। और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर। अब समझ में आ गया? तो हाईएस्ट डेंसिटी और हाईएस्ट प्रेशर कहां मिलेगा? जहां डेप्थ सबसे ज्यादा होगी। सो द सेंटर ऑफ अर्थ हैज द हाईएस्ट डेंसिटी एंड हाईएस्ट टेम्परेचर। सेंटर ऑफ अर्थ सबसे ज्यादा गहराई यही होगी, हैज हाईएस्ट डेंसिटी। कितना है? अप्रोक्सीमेटली 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड हाईएस्ट टेम्परेचर, अब जितनी बातें हमने बताई हैं सभी एक्सप्लेन हो जाएंगी। हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है? हाईएस्ट टेम्परेचर दिस इज अप्रोक्सीमेटली 5700 केल्विन। अब हम लोग सडन डेंसिटी और दूसरे एविडेंस की बात करेंगे, लेकिन घड़ी ने हमें रोक दिया है, तो आगे एविडेंस हम लोग कल करेंगे। तो अब यहाँ कहना पड़ेगा कि बीच में रोक रहे हैं, सॉरी, बट वी विल कंटिन्यू इट फॉर टुमारो। हम लोग इसी कल शुरू करेंगे। ज्यादा क्यों मिलेंगे? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा भारी पदार्थ को अंदर ले जाता है। गोविंद कुमार यही बात पहले समय से बताई।
Why dense and more heavy matter moves downward? There are the two forces carrying the matter towards the center. First पहली चीज आज यही बताई थी। गोविंद कुमार बात समझ में आ गई? Got it? So over and big thank you for all of you. आप लोगों को एक बड़ा सा थैंक यू और इसे रिवाइज करिएगा, कई कंसेप्ट्स हैं, आपको ये काम आते रहेंगे।